अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है, यानी कि अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले किसी भी डेट में है, तो ये क्लास आपके लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो सारे ही क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट को पक्की करना, तो ये क्लास आपके लिए है। बाकी अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो क्लास को पूरा देखिएगा, सिलेक्शन नहीं चाहते हो तो क्लास को छोड़ करके जा सकते हो। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की ऑप्टिकल पावर, प्रकाशीय शक्ति के लिए माप का इकाई क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लेंस की ऑप्टिकल पावर, प्रकाशीय शक्ति के लिए माप का इकाई क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर होता है। सवाल को याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ से ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कैमरा या सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि सवाल हमारा पूछ सकता है कि कैमरा हो गया या फिर सूक्ष्मदर्शी हो गया, इन सब में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। अगर उत्तर जानते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहले याद रखना है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न हमारा है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है। यानी कि सवाल हमारा कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो आपको याद रखना है कि 100 डिग्री से अगर कम तापमान रहेगा तो पहाड़ों पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। सवाल समझिए क्या कह रहा है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पातन कहते हैं। उत्पातन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। सवाल कह रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो कि प्रभावित होता है। तो याद रखना है कि कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो आवृत्ति प्रभावित होता है, आवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक सवाल यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। बताना है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 dB। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं तापयुग्मी तापमानी किस सिद्धांत पे आधारित है। सवाल को याद कर लीजिए कि तापयुग्म तापमानी किस सिद्धांत पे आधारित है। तो आपको याद रखना है कि किस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये आधारित है जूल के प्रभाव पे। देखिए, जूल के प्रभाव पे ये सिद्धांत आधारित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है पहाड़ी पे चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति अगर पहाड़ पे चढ़ता है तो आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, बताना है। वही सवाल कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या फिर अस्तित्व बढ़ाने के लिए। बताना है कि क्यों झुक जाता है। तो आपको याद रखना है कि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं गैस के बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। सवाल कह रहा है कि गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। निक्षेपण कहलाता है, वाष्पीकरण या फिर उत्पातन। तो आपको याद रखना है कि गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि यह क्या कहलाता है, तो उत्पातन कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था है। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑप्शन है NO, N2O5, N2O या फिर NO। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस में समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है। सवाल कह रहा है कि किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो आपको याद रखना है कि कैंसर के उपचार के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है कोबाल्ट को। देखिए कोबाल्ट जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 14, 8, 10 या फिर 12। उत्तर अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो 10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो आपको याद रखना है, सवाल को भी याद रखना है, ये किसने कहा था, तो डेवी ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है वाई किरण किसकी बनी होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि जो वाई किरण बनी होती है वो किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसॉन कण की बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस चीज़ की बनी होती है, तो मेसॉन कण की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। सवाल को याद रखना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। सबसे पहले एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म हमारा होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो याद रखना है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। चलिए अगला प्रश्न है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। सवाल को याद रखना है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको याद रखना है कि भूरा कोयला के नाम से हम लोग किस कोयला को जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं किस कोयला को जानते हैं, आप लोगों को याद रखना है कि लिग्नाइट को जानते हैं। देखिए लिग्नाइट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से एक सवाल याद रखना है कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है। तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे उच्चतम हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है। एक सवाल याद रखना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है। तो ये हमारा सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला है, जो कि हमारा सबसे घटिया है। और सबसे अच्छा कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला है। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक अवध सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है। ये भी सवाल याद रखना है कि आधुनिक अवध सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है। ऑप्शन दिया गया है 5, 11, 9 या फिर 7। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। चलिए यहाँ से सवाल याद रखिएगा कि आधुनिक अवध सारणी की खोज कब और किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक अवध सारणी की खोज किया गया था 1913 में। किसने किया था, तो हेनरी मोसले ने किए थे। कौन किए थे, हेनरी मोसले ने किए थे। चलिए याद रखिएगा सवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। सवाल को याद रखना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है या फिर नाइट्रोजन या फिर जल गैस। तो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन हो जाएगा वो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों में समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। सवाल कह रहा है कि ताप एवं दाब की समान अवस्था में भिन्न भिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। परमाणु की, अणु की, मूलक की या फिर इलेक्ट्रॉन की। तो आपको याद रखना है कि किसकी संख्या समान होती है। तो अणु की जो संख्या होती है ना वो समान होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु
बताना है कि मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि मानव की जो आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तपेंडिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु, यानी कि तपेंडिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, ये भी सवाल को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम जो कि तपेंडिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। बताना है कि इनमें से कौन सा पुष्प है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन दिया गया है कमल, सूरजमुखी, रेफेलेसिया या फिर ग्लोरी लिली। तो याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि कौन सा इनमें से फसल है जो कि नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आलू करती है, सोरघम, सूरजमुखी या फिर मटर। तो बताना है कि नाइट्रोजन से कौन भरपूर कर देती है। तो आपको याद रखना है कि मटर जो फसल है ना वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। आप लोगों ने फूलगोभी खाया होगा, तो हम लोग कौन सा भाग फूलगोभी का खाते हैं। पत्तियां खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं, जड़ खाते हैं या फिर वनस्पति कलिका खाते हैं। तो आपको याद रखना है कि फूलगोभी के जो पौधे का जो हम लोग भाग खाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि उसे हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों किस क्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ती है। सवाल कह रहा है कि पौधा किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया से हवा में पानी छोड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रक्रिया में होती है। तो ये होती है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गन्ने में लाल सड़ा किसके कारण होता है। आप लोगों ने अगर गन्ना खाया होगा तो देखा होगा कि गन्ना खाते हो तो यहाँ पे कोई में क्या होता है ना कि बीच में लाल रहता है, अगर चिबते हो तो बीच में लाल रहता है। तो वही तो हमारा सवाल कह रहा है ना कि गन्ने में लाल सड़ाब किसके कारण बनती है। तो आपको याद रखना है कि गन्ने में जो लाल सड़ाब बनती है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूंगफली में होने वाली टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। बताना है कि मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कवक कौन है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर शुक्र। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से बनती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन में है जल, वृक्ष, वन्य जीव या फिर मृदा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन ब्रिज। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी, उत्तराखंड से। और अगर सवाल पूछ ले जाए कि कब हुई थी, तो याद रखना है कि 1973 में हुई थी। ये आंदोलन में क्या होता था ना कि जो भी पेड़ काटते थे ना लोग, तो लोग क्या होते थे कि पेड़ को पकड़ लेते थे। इसी का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चलिए
अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है। ऑप्शन है अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होती है। चलिए यहाँ से सवाल याद रखना है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है कि यकृत से होता है। दूसरा सवाल याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये भी याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ही होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। यानी कि सवाल कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा महान खिलाड़ी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सवाल याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से हमारा मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। सवाल समझिएगा और बनाने के लिए भी सीखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको ही सवाल बनाना है। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लोग को शॉर्टकट में आंसर आना है। अगर आप लोग मैथ में वीक हो तो शॉर्टकट तरीका से सीख लो। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक वस्तु को इतना में बेचने पर इतना का हानि होता है, तो इतना का लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य बेचा जाना चाहिए। यानी कि इतना करने के लिए किस विक्रय मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। सवाल को एक बार 2 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना है। देखिए मैं जिस तरीका से बता रहा हूँ ना, उसी तरीका से बनाना है। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो गया इतना। फिर हम लोग लिख लेंगे बटे कितना है, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 में से 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। फिर हम लोग कर लेंगे 100। अब देखिए इतना करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्या का अनुपात इतना है और उसका लघुत्तम समरूपक यानी कि एलसीएम इतना है, तो उनमें से छोटी संख्या होगी। बताना है कि 2 संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, उनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम इतना है, तो उनमें छोटी संख्या होगी। बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप का भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ही बनाना है। देखिए सीखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको माना है कि माना संख्या कितना है, 3x और 4x। अब देखिए अब आप लोग को एलसीएम बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम कितना है हमारा, 12x बराबर 180। फिर कर लेंगे, इतना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इतना पहले देखिए 180 में 12 करेंगे तो हमारा x का मान 15 आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद अब हमारा क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कर। यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। अब हमारा क्या कह रहा है, छोटी संख्या x का मान हमारा कितना आया था, x का मान हमारा 15 आया था। इसको भी ध्यान में रखना है। छोटी संख्या बराबर कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे लिखना है 3x बराबर में 3 × 15 माइनस। अब देखिए अब सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 45। देखिए 45 ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 15 आदमी किसी काम को इतना दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। इसको भी बनाना आपको आना चाहिए। सवाल कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसको भी बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को लिखना है m × d1 बराबर में m2 × d2। इतना आपको याद रखना है। कितना कह रहा है, सबसे पहले 15 आदमी कह रहा है और दिन हमारा कितना हो जाएगा, 20 दिन कह रहा है। अब दूसरा कितना कह रहा है, 10, और यही तो निकालना है ना कि दूसरा आदमी कितना दिन में पूरा करेगा। इतना कर लेने के बाद इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद अब हम लोग करेंगे
10 × d2। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपल सा तो प्रश्न है, मैंने जो तरीका बता रहा हूँ ना उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 दिन। देखिए 30 दिन ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी। इसको भी आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को ट्रेन का चाल यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल हमारा कितना है, ट्रेन की चाल लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। इतना लिखने के बाद ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है। तो देखिए इतना लिखने के बाद अब फिर ऐसे सॉल्व करना है। 72 × 5 इंटू कितना बोल रहा है, 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हमारा क्या कह रहा है कि कितना समय, अब हमको समय देखना होगा। तो हमारा समय ऐसे लिखेंगे, समय बराबर 200/20। इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। देखिए 10 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 8, 12, 15 x और 20 का औसत 14 है तो x का मान ज्ञात करना। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल को एक बार 2 बार पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि 8, 12, 15 x और 20 का औसत 14 है तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल योग लिखेंगे। कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, x 5 बराबर 14 × 5 - 70। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग सारा अंक जितना भी दिया गया सबको ऐड करेंगे। 8 + 12 + 5 + x + 20 बटे में 70 कर लेंगे। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 55 + x बराबर में 70। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का मान हमारा आ जाएगा 15। देखिए 50 यानी कि 15 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। यहाँ पे सरल करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मतलब बता देता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन है 25 + 15 भागा 3 2 - 8। इसको सॉल्व करना है। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पारी पारी से आपको निकालना है। तो देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। 25 × सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको 15 भागा 3 2 - 8, फिर हो जाएगा हमारा 25। 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 2 और 5 इधर का, यानी कि 2 - 8। अब हमारा हो गया 25 × 10 - 8। अब इसको कर लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 25 यानी कि 27। देखिए 27 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 27। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको साधारण ब्याज से निकालना होगा। सिंपल सा सूत्र है, इसको निकालने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाओगे। देखिए मैं सूत्र बताता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। P × R × T बराबर 100। बस इस फॉर्मूले पर सबको सेट कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सेट करके भी दिखा देता हूँ। बस आप लोग को सलूशन करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उत्तर इसका नहीं बताऊंगा। इतना मैंने कर दिया, अब आप लोगों का काम है कि इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए उत्तर भी आप लोग जान लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना आप लोग को उत्तर लाना है सॉल्व करके। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा को पेंसिल को QFO DGM लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सीखना होगा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को QFO DGM लिखा जाता है तो पेपर को क्या लिखा जाता है। यहाँ पे अगर एक चीज़ आप लोग पकड़ लोगे ना तो इस तरीके का क्वेश्चन चुटकियों में बना लोगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग को समझना होगा, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए
P के बाद क्या आता है, P के बाद Q आता है, E के बाद F आता है और फिर N के बाद O आता है, L के बाद M आता है। यानी कि यहाँ पे इतना तो हम लोग को समझ में आ गया है कि यहाँ पे +1 किया गया है, यानी कि P में भी P के बाद एक अंक जोड़ के यहाँ पे Q लिखा गया है, E में E के बाद एक अंक जोड़ के यहाँ पे A लिखा गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ भी करते हैं, पेपर में भी हम लोग एक एक अंक ऐड करेंगे। P में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, Q हो जाएगा। A में हम लोग 1 जोड़ेंगे यानी कि A के बाद AB यानी कि B हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग फिर से हम लोग P में 1 जोड़ेंगे तो फिर से हमारा Q हो जाएगा। फिर से हम लोग E में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब देखिए मैच करिए, QB, देखिए कौन सा ऑप्शन में आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है QBQFS, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तरीका आप लोग को सीखना होगा तभी आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, विषम विकल्प को पहचानिए, यानी कि इनमें से विषम बताना है, इनमें से विषम कौन सा है, सेब, केला, आम, आलू। तो इसमें से विषम तो हमारा आलू हो जाएगा क्योंकि एक प्रकार का सब्जी भी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बाकी ये भी फल, ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसको भी देखिए आप कैसे, इसको यहाँ पे 4, 9, 16, 25, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ना मतलब 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और फिर 6 का स्क्वायर है। इस तरीके से हम लोग 7 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा। यानी कि सबका स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये भी सवाल को याद रखना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है कि किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आ चुका है। कथन हमारा कह रहा है कि सभी फल मीठे हैं, सभी मीठे चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मीठे चीज़ फल होते हैं। तो देखिए इसको आप लोग को निष्कर्ष जो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो इसका जो निष्कर्ष आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो याद रखना है कि ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था वो कौन सा शहर में किया गया था, तो पेरिस में किया गया था। देखिए पेरिस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, संबंध पहचानने के लिए कह रहा है कि संबंध पहचानिए। तो डॉक्टर का संबंध है अस्पताल से, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। तो जाहिर सी बात है शिक्षक का जो संबंध हो जाएगा वो विद्यालय से हो जाएगा। विद्यालय देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, राम पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो वो अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो याद रखिए ये शुरुआती बिंदु से हो जाएगा दक्षिण से पूरब की दिशा में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 49 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि ECO कौन है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ECO जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। बताना है कि हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और जिन्होंने राजीव कुमार के स्थान लिया। तो बताना है कि कौन है जो कि राजीव कुमार का स्थान लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन लिए हैं, तो लिए हैं ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर B में दिया गया है ज्ञानेश कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला AICT किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। बताना है कि AICT किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना।
तो आपको याद रखना है कि ये विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। AICTE किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। सवाल को याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो बुकर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रदान किया गया था सामांत हार्वो को, सामांत हार्वो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था। तो याद रखना है कि T20 पुरुष क्रिकेट कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था। तो याद रखना है कि भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 में किस रूप में घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि किस रूप में घोषित किया गया था। तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय हिम्मत संरचना वर्ष के रूप में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 160 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो एक्सरे पोलरीमेट्री का अध्ययन करना है। मुख्य उद्देश्य याद रखना है क्या है कि एक्सरे पोलरीमेट्री का अध्ययन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 56 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत के 50वें शतरंज गैंग मास्टर कौन बने थे। बताना है कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो याद रखना है कि कौन बने थे, तो ये बने थे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। सवाल को याद रखिए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कुशलतापूर्वक कार्य करता है, यानी कि बताना है कि इनमें से कौन सा जो पारस है उसके बीच में हमारा जो शरीर है वो कुशलतापूर्वक कार्य करता है। तो याद रखना है कि 7.0 से 7.8 के बीच में अगर पारस रहता है तो हमारा शरीर कुशलतापूर्वक कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधा में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से किसके संवहन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना है कि पौधा में जो जाइलम उत्तक मुख्य रूप से ये जल का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि समांतर धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो याद रखना है कि क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आज का आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कौन सा डेट में एग्जाम है।